गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 में गणित विषय में एक्सरसाइज 1B कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज 1.2 या 1B। अब आगे की चर्चा करते हुए एक्सरसाइज 1.3 पे चलते हैं। उसमें हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याएं कक्षा 9 में पढ़ी थी हम लोगों ने। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो उन्हीं अपरिमेय संख्याओं का यहाँ अध्ययन करेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि एक्सरसाइज 1.3 कहें या एक्सरसाइज 1C कहें, जो भी आपको बुक में दी गई हो, तो एक्सरसाइज 1.3 जो है 1.3 में पहला क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको ये तो पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको सिद्ध करना है, तो अब जब हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हम ये मान लें कि ये अपरिमेय नहीं है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब अगर √5 परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः √5 बराबर P/Q, जहां जो Q है वो 0 नहीं है, वह P तथा P व Q सह अभाज्य है। सह अभाज्य आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका HCF 1 होता है। P व Q सह अभाज्य। अब P और Q सह अभाज्य है, √5 बराबर है P/Q। तो हम ये लिख सकते हैं कि P बराबर कितना होगा, √5Q। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो क्या लिख दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, P² बराबर √5Q का होल स्क्वायर या P² बराबर 5Q²। अब P² बराबर 5Q² है, इसका मतलब जो P² है वो 5 से विभाज्य है। अर्थात P² 5 से विभाज्य है। जब P² 5 से विभाज्य है तो P भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य होगा। इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। तो P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। तो माना P बराबर 5 के, मान लें कि P बराबर कितना है, 5 के, और P का मान समीकरण 2 में रख दें। तो P बराबर मान लिया 5 के, और P का ये जो मान है P = 5 के, ये समीकरण 2 में रखने पर तो आपका समीकरण 2 क्या है, P² बराबर 5Q²। T का मान समीकरण 2 में
लिखने पर। तो p का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये आ जाएगा 5k² बराबर 5q², यानी कि 25k² बराबर 5q², तो 5k² बराबर q²। अब जिस तरह से यहाँ था p² बराबर 5q², इसी तरह से q² बराबर हो गया 5k²। इसका मतलब q² में क्या है, 5 से विभाज्य है, अर्थात q² 5 से विभाज्य है। इसलिए q भी 5 से विभाज्य। अब p भी हमारा 5 से विभाज्य है, q भी हमारा 5 से विभाज्य है, तो p और q जब दोनों 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब इनका HCF कम से कम 5 आएगा, तो ये सहअभाज्य नहीं है। स्पष्ट है कि p व q दोनों 5 से विभाज्य हैं, अतः p व q सहअभाज्य नहीं है, अर्थात हमारा कथन असत्य है। तो हमारा कथन असत्य है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रश्न का उत्तर कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले मान लें कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब √5 को हम परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या मानने पर उसमें हम मान सकते हैं कि √5 जैसे परिमेय होगी तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो √5 को हम p/q के बराबर मान लेंगे। जैसे ही हम √5 को p/q के बराबर मानेंगे तो p और q वहाँ क्या लिए जाएंगे, सहअभाज्य लिए जाएंगे। जब p और q सहअभाज्य हो जाएंगे तो √5 बराबर हो जाएगा p/q। √5 बराबर p/q होने पर दोनों बच्चों का वर्ग कर दें तो p² का मान आ जाएगा 5q²। तो हम ये कह सकते हैं कि जो p² है वो 5 से विभाज्य होगा तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अब p बराबर मान लेते हैं 5k, p बराबर 5k समीकरण 2 में रख देंगे तो 5k² बराबर आ जाएगा 5q², 25k² बराबर 5q², तो 5k² बराबर q²। तो जिस तरह से समीकरण 2 में p² था 5 से विभाज्य तो p भी 5 से विभाज्य था, उसी तरह से इसमें q² 5 से विभाज्य है तो q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब अंत में बात क्या हुई कि p और q दोनों 5 से विभाज्य हैं, तो दोनों 5 से विभाज्य हैं तो ये सहअभाज्य नहीं होंगे। सहअभाज्य नहीं होंगे तो हमारा जो कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हमारा ये कथन असत्य हो जाएगा और कथन असत्य हो गया तो इसका मतलब हमारा कथन क्या था कि 5 परिमेय संख्या है। तो 5 परिमेय संख्या नहीं है, 5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। 5 अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1। इसी तरह से आप लोगों को क्या करना है, √2 2-3 सवाल और लगा लेने, क्योंकि ये सवाल पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए प्रैक्टिस अत्यंत जरूरी है। तो √2, √3, √7
इन 3 सवालों को बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। जहां जहां हमने 5 लिखा है, √2 में आप वहां 2 लिख देंगे, √3 के लिए वहां पर 5 की जगह 3 लिख देंगे, √7 में 5 की जगह क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। तो ये चर्चा है किसकी, परिमेय संख्या सिद्ध करने की। परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले p का मान परिमेय मान लेंगे और फिर उसको हल कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तीन प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए 3 + 2 √5 अपरिमेय है। हम क्या करते हैं, इसको जब अपरिमेय सिद्ध करना है तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले इसको परिमेय मान लें। तो मान लें, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या होने पर इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2 √5 बराबर क्या लिखेंगे, p/q, जहां q ≠ 0 व p तथा q सह अभाज्य हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 3 का कर दे पक्षांतर, तो 2 √5 बराबर p/q - 3। एलसीएम ले लें तो 2 √5 बराबर क्या आ जाएगा, p - 3q/q, या √5 बराबर p - 3q/2q। अब चूंकि p/q एक परिमेय संख्या थी तो p - 3q/2q भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो चूंकि p व q वास्तविक परिमेय संख्याएं हैं, अतः p - 3q/2q भी परिमेय संख्या होगी। तो p - 3q/2q भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब p - 3q/2q परिमेय संख्या हो गई, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अभी सिद्ध किया था हम लोगों ने पहले सवाल में। तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 अपरिमेय संख्या है, अर्थात दोनों कथन विरोधाभासी हैं, जो संभव नहीं है, जो संभव
इसलिए हमारा कथन सत्य है। और क्या था सवाल आपका? 3 + 2 √ 5, 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। थ्री + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। तो प्रश्न संख्या 2 करने की प्रक्रिया वही है पूरी, थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ 3 + 2 √ 5 दिया था, उसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं।